हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 18 फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आपको इसका जो है पार्ट नंबर 17 मिल जाएगा, ठीक है, उसका लिंक मिल जाएगा। एंड दिस इज योर लास्ट पार्ट ऑफ दिस अप्रैल मंथ। क्लियर है। इसके बाद हम मे का स्टार्ट करेंगे एंड एज यूजुअल आपको जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला आपका क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ तेलंगाना। तो तेलंगाना के नए चीफ सेक्रेटरी कौन बने हैं? इनका नाम है के रामाकृष्ण राव, ठीक है। क्या नाम है इनका? के रामाकृष्ण राव। और इन्होंने ए शांति कुमारी जो है उनको जो है रिप्लेस किया है, ठीक है। इसके अलावा के रामाकृष्ण राव जो है इनके पास फुल एडिशनल चार्ज है as a special chief secretary of a finance department. Clear है? Next is, which satellite did China successfully launch abroad a Long March 3B rocket from the Xichang Satellite Launch Center in April 2025. तो recently in month of April चाइना ने एक आपका सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किया था। किस में लॉन्च किया था? लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट में। और इस सैटेलाइट का नाम क्या है? इसका नाम है तियान लियान 205, ठीक है। आंसर आपका यहाँ पे क्या है? इट इज ऑप्शन नंबर सी। तियान लियान 205 जो है इस सैटेलाइट को चाइना ने लॉन्च किया था। और इसे डेवलप किसने किया है? चाइना अकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी द्वारा इसको डेवलप किया गया है, प्रोवाइड करने के लिए डेटा रिले, टेलीमेट्री, ट्रैकिंग एंड कमांड सर्विसेज फॉर योर स्पेसशिप्स एंड स्पेस स्टेशंस, मीडियम एंड लो अर्थ ऑर्बिट रिसोर्स सैटेलाइट एंड फॉर द स्पेसक्राफ्ट लॉन्चेस। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री टॉप द मेडल टैली एट द सेकंड एशियन योगासना स्पोर्ट चैंपियनशिप हेल्ड इन द केडी जादव अरीना इन न्यू दिल्ली दिल्ली। तो आपका न्यू दिल्ली में आपका सेकंड एशियन योगासना स्पोर्ट्स चैंपियनशिप हुआ था, जिसमें इंडिया जो है ये टॉप पोजीशन पे था विद 87 मेडल्स, ठीक है। जिसमें से 83 आपके गोल्ड थे, 3 सिल्वर हैं और 1 ब्रॉन्ज मेडल है। सेकेंड नंबर पे विजेता आपका रहा है जापान विद 3 गोल्ड, 3 सिल्वर एंड 4 ब्रॉन्ज। थर्ड नंबर पे मंगोलिया था, 1 गोल्ड, 11 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज के साथ। नेक्स्ट इज, which state set 2 Guinness World Records in April 2025? One for the world's largest Madhubani painting and another for largest singing bowl ensemble performance by 375 Buddhist monk. तो इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने रिसेंटली 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज बिहार। मधुबनी बिहार में आपका है ना। तो मधुबनी पेंटिंग के लिए और दूसरा है आपका लार्जेस्ट सिंगिंग बॉल एसेंबल परफॉर्मेंस के लिए, जो दी थी 375 बुद्धिस्ट मॉन्क ने, ठीक है। अब बात करते हैं पेंटिंग की। जो ये पेंटिंग थी ये आपकी 18.69 स्क्वायर मीटर में जो है ये बनी है। और किसने बनाई है? 50 विमेंस की टीम ने इसको बनाया था अंडर द गाइडेंस ऑफ बुआ देवी। एंड इन्होंने यहाँ पे ट्रिब्यूट दिए है पद्मश्री जगदम्बा देवी को, ठीक है। और जो ये पेंटिंग है इट वॉज अनवील्ड एट द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर इन 2024 एज पर द सिपरी रिपोर्ट। तो सिपरी की रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें आपके बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की गई है, उसी में से कुछ पॉइंट्स यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि टोटल ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो है ये आपका 2024 में पहुंच गया है 2718 बिलियन यूएस डॉलर पे। एंड अगर प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में बात की जाए तो ये 9.4% बढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है इंडिया जो है ये थर्ड लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर बना है 2024 में विद 86.1 बिलियन यूएस डॉलर। नेक्स्ट कह रहा है नाटो कंट्रीज जो हैं इट इज अकाउंटेड फॉर 55% ऑफ ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर इन द ईयर 2024। फोर्थ कह रहा है रशिया की जो मिलिट्री स्पेंडिंग है वो आपकी 38% से बढ़ी है 2023 के कंपैरिजन में एंड इट रीच टू दी 149 बिलियन यूएस डॉलर इन द ईयर 2024। नेक्स्ट कह रहा है जो मिडिल ईस्ट है यहाँ पे 5% का इंक्रीज हमें देखने को मिला है मिलिट्री एक्सपेंडिचर में कंपेयर टू 2023, ठीक है। तो ये पांचों में से आपके 3 पॉइंट करेक्ट हैं। फर्स्ट इज करेक्ट, देन योर थर्ड इज करेक्ट एंड फोर्थ इज करेक्ट। इनकरेक्ट कौन से हैं? सेकेंड और फिफ्थ है, ठीक है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1, 3 एंड 4 ओनली आर करेक्ट, ठीक है। करेक्शन क्या है? इंडिया जो है ये 5th लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर बना है 2024 में और मिडिल ईस्ट में 15% आपका इंक्रीज देखने को मिला है मिलिट्री एक्सपेंडिचर में, ठीक है।
ये याद रखना है आपको। ये कितना पहुंच गया है, 243 बिलियन यूएस डॉलर आपका पहुंच गया है 2024 में विद अ 15% इंक्रीज। क्लियर है। नाउ यहाँ पे अगर हम टॉप 5 कंट्रीज की बात करें जिनकी मिलिट्री स्पेंडिंग सबसे ज्यादा है, तो पहले नंबर पे यूएसए आ जाता है जिसकी स्पेंडिंग आपकी है 997 बिलियन यूएस डॉलर की। सेकेंड पे है आपका चाइना विद 314 बिलियन यूएस डॉलर। थर्ड नंबर पे रशिया 149 बिलियन यूएस डॉलर और फोर्थ पे जर्मनी एंड फिफ्थ में हमारा प्यारा भारत। ठीक है, 86.1 बिलियन यूएस डॉलर की स्पेंडिंग इंडिया करता है अपनी मिलिट्री में। क्लियर है। इसके अलावा टॉप 10 में और कौन कौन सी आपकी जो है कंट्रीज हैं, यूके आपका आता है, फिर सऊदी अरेबिया, यूक्रेन, फ्रांस, जापान। ठीक है, तो ये 5 आपके मिलके टॉप 10 कंट्रीज बना देती हैं जो जिनकी मिलिट्री स्पेंडिंग आपकी हाईएस्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे इसराइल की अगर हम बात करें, इसराइल की मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो है वो 65% से बड़ी है और ये कितनी पहुंच गई है 46.5 बिलियन यूएस डॉलर पे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है जापान की बात करें तो 21% इंक्रीज हमें देखने को मिला है प्रीवियस ईयर से, मतलब 2023 से, और 55.3 बिलियन यूएस डॉलर पे पहुंच गया है। सऊदी अरेबिया की बात करें तो 7th नंबर पे ये आपका था, मतलब 7th लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर ये आपका रहा है, और मिडिल ईस्ट में सबसे हाईएस्ट स्पेंडिंग जो है मिलिट्री में वो सऊदी अरेबिया ने की है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका सिप्री की बात करते हैं। सिप्री के डायरेक्टर आपके कौन है, डैन स्मिथ। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका सोलना स्वीडन में और इसे 1966 में स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट सब क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ अ ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च इन द अप्रैल 2025 टू एम्पावर कोस्टल कम्युनिटीज इन मैनेजिंग मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज एंड विच ऑर्गेनाइजेशन इज लीडिंग इट। तो इनमें से कौन सा इनिशिएटिव है जो आपका रिसेंटली लॉन्च किया गया है एम्पावर करने के लिए कोस्टल कम्युनिटीज को, ठीक है, कि वो मैनेज करें और वो जो है क्रिएट करें मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज, और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको लीड कर रही है, तो इट इज योर सबसे पहले बात करेंगे इनिशिएटिव की, तो ये इनिशिएटिव का नाम है रिवाइव आवर ओशियन एंड डायनेमिक प्लैनेट, और नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी जो है इसे लीड कर रही है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी। अब इसका मेन एम क्या है कि जो हमारे कोस्टल कम्युनिटीज हैं उनको हेल्प मिले क्रिएट करने में और मैनेज करने में आपके मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज को। ठीक है, बाय रिमूविंग द बैरियर दे फेस। अब कौन कौन से बैरियर इनको फेस करने पड़ते हैं, जैसे हमारे लॉज हो गए। ठीक है, अब हर जगह के अलग अलग लॉज होते हैं, तो उन लॉज की वजह से यहाँ पे दिक्कत आती है सेटअप करने में मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज को। दूसरा पॉइंट आता है कि अगर हमारे पास अवेयरनेस ही नहीं होगी कि क्या क्या बेनिफिट होते हैं इन प्रोटेक्टेड एरियाज के, तो हम उस पर वर्क कैसे कर पाएंगे। तीसरा बैरियर आता है कि अगर हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास जो है अगर अवेयरनेस है, लॉज भी हमारे हक में है, इन दैट केस ऑल्सो हमें फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए होगा, हमें नॉलेज चाहिए होगी, या हमें टूल्स चाहिए होंगे आपके मैनेज करने के लिए इन एरियाज को, इन मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज को। तो ये आपके कुछ बैरियर हैं जो हमें फेस करने पड़ते हैं, जो आपकी कोस्टल कम्युनिटीज को फेस करने पड़ते हैं फॉर क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज। ठीक है, नाउ अब इस इनिशिएटिव में पहली चीज जो आपको नोट करनी है कि जो इनिशिएटिव है ये फोकस करेगा आपकी 7 कंट्रीज में। कौन कौन सी कंट्रीज है, जिसमें यूके आ गया, पोर्टुगल आ गया, ग्रीस आ गया, टर्की, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मैक्सिको, तो ये इन पे फोकस करेगा रिवाइव आवर ओशियन इनिशिएटिव। ठीक है, फिर इसके तहत इनका प्लान है कि ये लॉन्च करे माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम, ताकि ये स्मॉल लोन और ग्रांट जो है प्रोवाइड करे कम्युनिटीज को, और वो एक्सपैंड करे या वो क्रिएट करे मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज को। तीसरा यहाँ पे पॉइंट है कि प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वर्ल्ड वाइड ओवर 16,000 मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज जो हैं वो स्टैब्लिश किए गए हैं आपके, एंड जो कवर करता है 8% ऑफ अ ग्लोबल ओशियन। क्लियर है। इंडिया की बात करें तो आपके यहाँ पे क्या बोला गया है, टोटल 31 मेजर मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज जो हैं अलोंग इट्स कोस्टल, मतलब कोस्टल रीजन जो हमारे हैं उसमें वो आपके 31 मेजर मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज जो हैं वो डेजिग्नेट किए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी कवर करते हैं आपके नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी की। तो इसके सीईओ कौन है, इनका नाम है जिल टाई फेंथेलर। स्टैब्लिश इसे किया गया था आपका, नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी को स्टैब्लिश किया गया था 1888 में। हेडक्वार्टर आपका वॉशिंगटन यूएसए में लोकेटेड है। Next is, in April 2025, Unit Mr. Ashwini Vaishnav has launched the guidelines and portal for the Electronics Component Manufacturing Scheme, जिसका मेन एम है कि हमारा जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है उसको बूस्ट किया जाए। ठीक है, अट्रैक्ट किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, एंड इंटीग्रेट करना है इंडियन कंपनीज को इनटू अ ग्लोबल वैल्यू चेन।
ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है कि इस स्कीम की टोटल फाइनेंशियल आउटले कितनी है, तो ये आपकी है 22,919 करोड़ की। ठीक है, इस स्कीम को अप्रैल में ही आपका लॉन्च किया गया था और टोटल आउटले 22,919 करोड़ का है। अब टेन्योर कितना है, 6 साल का, अलॉन्ग विद 1 ईयर ऑफ जेस्टेशन पीरियड। ठीक है, नाउ बात करेंगे इस लॉन्च इवेंट की। तो इस इवेंट में जो हमारे मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव जी, इन्होंने हाईलाइट किया था कि इंडिया का जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन है वो आपका 5 फोल्ड बढ़ा है, एक्सपोर्ट 6 फोल्ड बढ़ा है और कंपाउंड एनुअल रेट ग्रोथ रेट जो है वो अगर बात करें एक्सपोर्ट की तो वो आपका 20% एक्सीड किया है और 17% से ज़्यादा हमारा प्रोडक्शन हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, इसी के साथ इन्होंने इन्फॉर्म किया था कि 350 डेटाबेस सेट जो हैं वो ऑलरेडी आपके AI कोर्स जो है उसमें अपलोड किए जा चुके हैं। इसी के साथ इंडिया का जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन है वो उसने सरपास किया है ₹11 लाख करोड़ एनुअली। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ये भी हाईलाइट किया था इन्होंने। इसके साथ ही हमारा जो टारगेट है वो भी यहाँ पे बताया गया था कि हमारा टारगेट है इंडिया का कि 2026 तक हमारा $300 बिलियन जो है वो अचीव हो डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन, और 2030-31 का कितना हमारा टारगेट है, $500 बिलियन का। फाइन, इसी के साथ हमें नोट करना है फाइनेंशियल ईयर 2025 में इंडिया का मतलब इंडिया के जो इलेक्ट्रॉनिक्स है या इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्टेड कम्युनिटी बना था इंडिया का। और अगर हम बात करें मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की तो इंडिया जो है वो वर्ल्ड के 2nd लार्जेस्ट आपका कंट्री बना था जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या बोल रहा है, इस इवेंट के दौरान सर्वम AI जो आपका बैंगलोर बेस्ड फॉर्म है इसको सेलेक्ट किया गया है टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस AI फाउंडेशनल मॉडल। ठीक है, तो ये यहाँ पे सेलेक्ट की गई है। नेक्स्ट इज द इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C जो है विच इज बेस्ड इन द न्यू दिल्ली, इन्होंने इनको ऑथराइज किया गया है टू शेयर इंफॉर्मेशन विद द एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। किस चीज के लिए, ट्रेस करने के लिए साइबर फ्रॉड्स को, अंडर विच एक्ट वाज दिस ऑथराइजेशन ग्रांटेड। तो I4C को ऑथराइजेशन मिली है कि वो इंफॉर्मेशन शेयर करे एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को, और कौन से एक्ट के तहत ये ऑथराइजेशन दी गई है, तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या है, इट इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ अब इस ऑथराइजेशन के साथ ये आपकी जो I4C है ये शेयर करेगी इंफॉर्मेशन और रिसीव करेगी इंफॉर्मेशन विद द एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। एंड यहाँ पे जो है इसका मेन एम क्या है कि हम ये बेसिकली इंफॉर्मेशन जो शेयर की जाएगी इसका मेन एम रहेगा कि ये हेल्प करे आइडेंटिफाई करने के लिए कि जो हमारे साथ साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं उसका मास्टरमाइंड कौन है। ठीक है, इसी के साथ गवर्नमेंट ने यहाँ पे बोला है पब्लिक को कि आप जो फ्रॉडुलेंट वेबसाइट है उसको रिपोर्ट कर सकते हो ऑन दी नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल एट दी cybercrime.gov.in, और आप कॉल कर सकते हो 1930 पे इन केस ऑफ अ साइबर फ्रॉड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द 11th ब्रिक्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड अंडर द ब्राजील प्रेसिडेंसी, कहाँ पे हुई थी, ब्राजील में हुई थी। एंड इट फोकस्ड ऑन द थीम, तो कौन सी थीम पे फोकस करता है या इसकी थीम क्या थी, स्ट्रेंथनिंग दी कॉपरेशन ऑफ अ ग्लोबल साउथ फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस, ये इसकी थीम थी। आंसर है इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। नाउ अब इस मीटिंग की बात करें तो इंडियन डेलीगेशन को इस मीटिंग में लीड किया था सुश्री शोभा जी ने। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे हाईलाइट किया था इंडिया की अचीवमेंट इन रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन 2000 से 2019 के बीच में, और इन्होंने हमारा जो कमिटमेंट है वो भी यहाँ पे शेयर किया था, रीअफर्म किया था कि इंडिया का एम है 2070 तक हमें नेट जीरो एमिशन जो है वो हमें रीच करना है, इस टारगेट को अचीव करना है। ठीक है, साथ में ही इस मीटिंग के दौरान एक डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया था, फॉरवर्ड लुकिंग डिक्लेरेशन अडॉप्ट यहाँ पे किया गया था, जो फोकस करता है 2 थीम्स पे, एक तो AI एंड फ्यूचर ऑफ वर्क पे, दूसरा है द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द वर्ल्ड ऑफ वर्क एंड जस्टिस एंड जस्ट ट्रांजिशन। तो ये दोनों थीम पे ये फोकस करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज under the national supercomputing mission, how many supercomputers with a combined computing power of 35 petaflops have been deployed across India as announced by the Ministry of Electronics and Information Technology।
तो आपके कितने रिसेंटली नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत कितने सुपर कंप्यूटर जो हैं वो आपके डिप्लॉय किए गए हैं, तो ये 34 कंप्यूटर्स आपके हैं। ठीक है, कितने सुपर कंप्यूटर हैं? 34 आपके डिप्लॉय किए गए हैं IISc बेंगलुरु, IITs एंड CDAC जैसी जगहों पे इनको इंस्टॉल किया गया है। ठीक है, अब नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन की यहाँ पे बात हो रही है, तो इसको लॉन्च कब किया गया था? 2015 में लॉन्च किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और यहाँ पे इसका मेन एम क्या था कि इंडिया का जो सुपर कंप्यूटिंग कैपेसिटी है उसको हमें एनहांस करना है, उसको हमें बूस्ट करना है, और इसे इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? CDAC पुणे अलॉन्ग विद IISc बेंगलुरु। ठीक है, टोटल बजट इसका कितना था आपका? 1874 करोड़ का बजट के साथ इसको लॉन्च किया गया था 2015 में। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे कौन कौन से कंप्यूटर जो है सुपर कंप्यूटर जो है वो आपके लॉन्च किए गए थे। जैसे 2019 में परम शिवाय जो था इसको आपका इनॉग्रेट किया गया था PM मोदी जी ने IIT BHU में। ठीक है, इसी के साथ प्रोजेक्ट एरावत भी आपका आया था 2022 में। फिर परम प्रवेगा जो है वो भी आया था। ठीक है, विद कैपेसिटी ऑफ 3.3 पीटाफ्लॉप्स। देन आपका परम रुद्र 2024 में लाया गया था। इसमें आपके 3 सुपर कंप्यूटर जो हैं 130 करोड़ के वो डेडिकेट किए गए थे हमारे नेशन को, PM मोदी जी ने किए थे। कहाँ कहाँ पे आपके डिप्लॉय किए गए थे? पुणे में, न्यू दिल्ली में और कोलकाता में। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक आपका त्रिनेत्र कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो भी लाया गया था। ठीक है, डेवलप किसने किया है इसे? CDAC ने अंडर योर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ताकि हमारा जो इंटरनल सुपर कंप्यूटर कनेक्टिविटी है उसको और अच्छा किया जा सके और उसे और एनहांस किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अप्रैल 2025 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किया है एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमिटी डिजाइन करने के लिए फ्रेमवर्क फॉर ऑफ अ प्रपोज्ड नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन। हु हैज बीन अपॉइंटेड टू लीड दिस कमिटी? तो अभी एक आपकी इंटर मिनिस्ट्रियल कमिटी जो है वो सेटअप की गई है, जिसके लीड या जिसके चेयर जो हैं वो बनाए गए हैं BVR सुब्रमण्यम। ठीक है, वो बेसिकली आपके नीति आयोग के CEO हैं। ही इज अ CEO ऑफ योर नीति आयोग। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच इंडियन मिनिस्टर chaired the Coastal States Fisheries Meet 2025 held in the Mumbai, Maharashtra and inaugurated the fisheries project worth rupees 255.30 करोड़ अंडर दी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो रिसेंटली राजीव रंजन सिंह जो है इन्होंने चेयर किया था कोस्टल स्टेट फिशरीज समिट को, जो मुंबई महाराष्ट्र में हुई थी, और इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा था और इनॉग्रेट किए थे 255.30 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को। ठीक है, अब जो प्रोजेक्ट है ये बेनिफिट करेंगे 7 कोस्टल स्टेट और यूटीज को। ठीक है, नाउ इसी के साथ इन्होंने यहाँ पे फर्स्ट एवर एक्वा इंश्योरेंस जो है वो भी यहाँ पे लाया था। ठीक है, अंडर दी प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना, प्रोवाइड करने के लिए फाइनेंशियल प्रोटेक्शन एक्वाकल्चर फार्मर्स को। ठीक है, इसी के साथ साथ नोट करना है कि इन्होंने लॉन्च किया था 5th मरीन फिशरीज सेंसस को। ठीक है, इससे पहले 2016 में आपका जो है 4th एडिशन लाया गया था, और अभी 2025 में 5th एडिशन इसका लाया गया है, और इसके तहत यहाँ पे गाइडलाइंस जो है रिलीज की गई थी टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइस के लिए, और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यहाँ पे रिलीज किया गया था वेसल कम्युनिकेशन और सपोर्ट सिस्टम के लिए। ठीक है, अब जो सेंसस था इसे ये जो सेंसस है ये आपका कोऑर्डिनेट कौन कर रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, एंड इसे इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, कहाँ पे ये आपका चल रहा है? तो 9 कोस्टल स्टेट में ही चल रहा है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, ये सब इसमें इंक्लूडेड आपके हैं। ठीक है, ये सेंसस आपका अप्रैल में शुरू हुआ है और कब खत्म होगा? दिसंबर 2025 में। इसी के साथ एक चीज नोट करनी है, एज पर 2016 सेंसस उड़ीसा में रिकॉर्ड किए गए हैं हाईएस्ट नंबर ऑफ फिशिंग विलेजेस, जो कितने हैं? 739 विलेजेस हैं, एंड इट इज फॉलोड बाय तमिलनाडु विद 575 विलेजेस और आंध्र प्रदेश विद 533 विलेजेस। ओके, साथ में ही इस इवेंट में इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए थे टैबलेट्स विद व्यास नव ऐप, जिसका फुल फॉर्म है विलेज जेटी अप्रेजल नेविगेटर। इस ऐप के साथ जो टैबलेट्स हैं बेसिकली वो लॉन्च किए गए थे, और इस ऐप को डेवलप किसने किया है? ICAR CMFRI ने। ठीक है, एंड इट इज यूज्ड फॉर जियो रेफरेंस डेटा कलेक्शन, जो इंप्रूव करता है ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम 1st May 2025 the Reserve Bank of India mandated that all application for regulatory authorization, license and approvals by the banks
and financial entities must be submitted through which online portal? तो रिसेंटली आरबीआई ने यहाँ पे मैंडेटरी किया है कि जो हमारे एनबीएफसीज हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं, ठीक है, स्केड्यूल कमर्शियल बैंक, वो सब यूज करेंगे प्रवाह पोर्टल को। ये मैंडेटरी कर दिया है 1 मई 2025 से कि ये प्रवाह पोर्टल को यूज करेंगे इनके ऑथराइजेशन के लिए, लाइसेंस के लिए, अप्रूवल के लिए, इन सभी चीजों के लिए, ठीक है। तो अब मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइए प्रवाह पोर्टल का फुल फॉर्म क्या है जो 2024 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे एंटिटीज देख सकते हो, जैसे आपका स्केड्यूल कमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, लोकल एरिया बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स, अर्बन कॉर्पोरेटिव, स्टेट कॉर्पोरेटिव और सेंट्रल कॉर्पोरेटिव, ये सारे आपके एंटिटीज जो हैं इन सभी को ये चीज मैंडेटरी कर दी गई है कि प्रवाह पोर्टल इनको यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, इन अप्रैल 2025 द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्सटेंडेड द डेडलाइन फॉर द बैंक्स to deploy note sorting machine compliant with the latest Bureau of Indian Standard to which date? तो यहाँ पे इन्होंने एक्सटेंड की है डेट 1 नवंबर 2025 तक, ठीक है। 1 मई आपकी पहले यहाँ पे दी गई थी डेट कि 1 मई से इफेक्ट में आना चाहिए ये चीज, बट अब इसे फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया है 1 नवंबर 2025 से। क्लियर है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, एज पर द आरबीआई's डायरेक्टिव इशूड इन अप्रैल 2025, व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ एटीएम्स दैट मस्ट डिस्पेंस 100 और 200 डिनोमिनेशन नोट्स फ्रॉम एटलीस्ट 1 कैसेट बाय द 31 मार्च 2026। तो रिसेंटली आरबीआई ने यहाँ पे जो है डायरेक्शन दी है बैंकों को कि बैंकों को और जो आपके वाइट लेवल एटीएम्स हैं, बैंक के एटीएम्स और वाइट लेवल एटीएम्स को, कि ज़्यादा से ज़्यादा 100 और 200 के नोट्स जो हैं उनके एटीएम से मार्केट में जाने चाहिए, मतलब लोगों को 100 और 200 के नोट ज़्यादा से ज़्यादा मिलने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे 2 कंडीशन लगाई है, एक तो है कि 30 सितंबर 2025 तक हमें जो है, मतलब बैंकों को जो है 75% एटीएम्स जो हैं वो ऐसे होने चाहिए जहाँ से 100 और 200 डिनोमिनेशन के नोट्स आने चाहिए। साथ में ही 31 मार्च 2026 तक आपकी परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, 90% ये होनी चाहिए। 90% ऑफ एटीएम्स जो हैं वो आपके 100 और 200 के जो है नोट्स प्रोवाइड कर रहे हों, ठीक है। तो ये आपकी डेडलाइन यहाँ पे रखी गई है, ठीक है। वाइट लेवल एटीएम और बैंकों के लिए ये आपकी रखी गई है डेडलाइन, ठीक है। तो 30 सितंबर तक कितनी है, 75% है, और 31 मार्च 2026 तक 90% एटीएम्स की यहाँ पे आपका जो है कंडीशन रखी गई है, ठीक है, डेडलाइन रखी गई है। नेक्स्ट है, विच पेमेंट बैंक हैज पार्टनर्ड विद नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई टू लॉन्च नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड्स इनेबल्ड रुपे कार्ड्स, ठीक है। तो रिसेंटली आपका जो एयरटेल पेमेंट बैंक है, इन्होंने पार्टनरशिप की है एनपीसीआई के साथ और इन्होंने लॉन्च किया है नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड इनेबल्ड रुपे कार्ड्स, ठीक है। स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखें तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है आपका लोकेटेड, सीईओ इसके हैं अनुप्रता विश्वास, स्टैब्लिश इसे किया गया था 2016 में, ठीक है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, विच कंपनी इंट्रोड्यूस द ग्लोबल फॉरेक्स कार्ड, यूएसडी डिनोमिनेटेड सिंगल करेंसी प्रीपेड कार्ड एम्ड एट रिड्यूसिंग फॉरेक्स एक्सपेंसेस फॉर इंटरनेशनल ट्रैवलर्स एंड स्टूडेंट। तो रिसेंटली जो बुक माई फॉरेक्स है, इन्होंने लॉन्च किया है, इंट्रोड्यूस किया है ग्लोबल फॉरेक्स कार्ड को, और ये जो कार्ड है इसमें क्या क्या फीचर आपको मिल रहे हैं कि 180 करेंसीज जो आपके हैं, 180 देशों के करेंसीज जो हैं उसमें अगर आप एक्सचेंज करते हो तो 0 क्रॉस करेंसी फीस यहाँ पे आपकी लगेगी, एटीएम में कोई फीस नहीं लगेगी, ठीक है, कोई विड्रॉल फीस यहाँ पे नहीं है, कैशबैक भी आपको मिलेगा जब आप ट्रांजेक्शन करोगे, और ये कार्ड आपका 200 से ज़्यादा कंट्रीज में एक्सेप्टेड होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज, हु वाज अपॉइंटेड एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ अ इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन। तो ISM मिशन जो है इसके सीईओ कौन अपॉइंट किए गए हैं, इनका नाम है अमितेश कुमार सिन्हा, और इन्होंने रिप्लेस किया है सुशील पाल जी को, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे एक चीज नोट करनी है कि इंडिया का एम क्या है कि हमें इंडिया को, जो इंडिया की सेमीकंडक्टर डिमांड है उसको आपका 100 से 110 बिलियन US डॉलर करना है 2030 तक, ठीक है। पहली थी कि 45 से 50 बिलियन US डॉलर करनी है 2024 तक, और दूसरा टारगेट क्या है 100 से 110 बिलियन US डॉलर करना है 2030 तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज अपॉइंटेड एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एक्सॉम स्पेस। तो एक्सॉम स्पेस के आपके नए सीईओ कौन बनाए गए हैं, इंडियन ओरिजिन के तेजपाल भाटिया जो हैं इसके नए सीईओ बने हैं, और इन्होंने रिप्लेस किया है कैम गैफरियन को, ठीक है। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हो। अब एक्सॉम मिशन की बात हो रही है तो एक्सॉम मिशन 4 की भी बात कर लेते हैं, जो आपका लॉन्च कब किया जाना है, मई 2025 में टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज, हु वाज अपॉइंटेड एज अ कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ यूट्यूब इंडिया। तो यूट्यूब इंडिया के नए कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं गुंजन सोनी,
ठीक है, क्या नाम है इनका, गुंजन सोनी, और इन्होंने रिप्लेस किया है ईशान चैटर्जी को। ठीक है, गुंजन सोनी की बात करें तो इस पोजीशन पे आने से पहले इन्होंने सिंगापुर की जो आपकी जलोरा ग्रुप है उसमें एज अ ग्रुप सीईओ का काम किया है। इसके अलावा इन्होंने एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट जो है वो सर्व किया है स्टार इंडिया में, और चीफ मार्केटिंग ऑफिसर इन्होंने काम किया है एज अ चीफ मार्केटिंग ऑफिसर एट दी मिंत्रा। ठीक है, नेक्स्ट इज अमेजॉन ने लॉन्च किया है पहला 27 सैटेलाइट ऑफ इट्स प्रोजेक्ट क्यूपर ब्रॉडबैंड इंटरनेट कंस्टलेशन अंडर दी विच मिशन। तो कौन से मिशन के तहत 27 सैटेलाइट जो है वो आपकी लॉन्च की गई है, कौन से प्रोजेक्ट के तहत, प्रोजेक्ट क्यूपर के तहत। तो ये आपका है आंसर नंबर सी, दैट इज क्यूपर एटलस 1 नाम का ये आपका मिशन था जिसके तहत 27 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया है लो अर्थ ऑर्बिट में। ठीक है, बाय द एटलस 5th रॉकेट and it is built by the United Launch Alliance, Boeing and Lockheed Martin joint venture इनका था। ठीक है, इन्होंने इसे बिल्ड किया था। अमेजॉन की बात करें तो इसके प्रेसिडेंट एंड सीईओ करंटली है एंडी जेसी, हेडक्वार्टर्स का है वॉशिंगटन डीसी में, और इसकी शुरुआत 1994 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन अप्रैल फिल्म मेकर एंड सिनेमेटोग्राफर शाजी नीलकंदन Karunakaran passed away, in which year he was honored with the Padma Shri by the Government of India। तो इन्हें 2011 में जो है आपका पद्मश्री से नवाजा गया था। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, अब इसके अलावा अवार्ड्स की बात कर लेते हैं। तो 2019 में इन्हें ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लिटर दिया गया था, जो फ्रांस का हाईएस्ट आपका अवार्ड होता है ऑर्डर मतलब आर्ट्स एंड लेटर्स के लिए। ठीक है, वो उन्हें 2019 में दिया गया था फ्रांस गवर्नमेंट द्वारा। फिर 2023 में जेसी डेनियल अवार्ड केरला गवर्नमेंट ने दिया था। इसके साथ इन्हें नेशनल अवार्ड मिला था फॉर बेस्ट डायरेक्टर एंड कैमरा डी ऑर्डर मेंशन डी ऑनर एट द 1989 कान फिल्म फेस्टिवल, इनके डायरेक्शनल डेब्यू मूवी के लिए विच इज पिरावी 1988 में जो आपकी आई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फॉर्मर स्ट्राइकर फ्रॉम ब्राजील्स नेशनल फुटबॉल टीम हु रिसेंटली इन अप्रैल पास्ड अवे। तो ब्राजील के कौन से यहाँ पे आपके फॉर्मर फुटबॉल प्लेयर हैं जिनका रिसेंटली डेथ हुआ है। तो इनका नाम है जेर डी कोस्टा। ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए। अब इन्होंने 1962 में जो बेसिकली आपका फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, ठीक है, तो ये आपका जीता था ब्राजील की टीम ने, और ये इस स्क्वाड के पार्ट थे। Next is, in April 2025, the Investor Education and Protection Fund Authority hosted a virtual preparatory meeting with the nodal officers of stakeholders companies for the Niveshak Shivar initiative. Now question is, Niveshak Shivar जो है ये collaborative initiative है IEPFA का, Investor Education and Protection Fund Authority का, and dash to enhance investor service and streamline the claim process। तो ये इनिशिएटिव का मेन एम क्या होता है कि एनहांस करे इन्वेस्टर सर्विसेज को और स्ट्रीमलाइन करे क्लेम प्रोसेसेस को, और ये इनिशिएटिव आपका IEPFA का है अलॉन्ग विद सेबी। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। फाइन, अब जो सेशन था इस सेशन को चेयर किया था अनीता शाह अकेला ने, जो सीईओ हैं IEPFA के, एंड शी इज ऑल्सो अ जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है, निवेशक शिविर की यहाँ पे बात करें तो जो इनिशिएटिव है ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा आपके डिफरेंट सिटीज में विद अ हाई वॉल्यूम्स ऑफ अनक्लेम्ड डिविडेंड स्पेंडिंग फॉर द 6 to 7 years। एंड जो पायलट फेज है ये आपका 2 जगह में हो रहा है, एक आपकी है अहमदाबाद और दूसरी सिटी है आपकी मुंबई में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी हैज साइन एन MOU विद विच बैंक टू एनहांस इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन थ्रू एक्सटेंसिव डिजिटल आउटरीच। तो इनमें से कौन सा आपका बैंक है या कौन सा आपका इंस्टीट्यूशन है जिसके साथ ये MOU साइन हुआ है। तो इट इज कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक के साथ इनका जो है आपका टाई अप हुआ है, MOU साइन हुआ है। और सिग्नेटरीज की बात करें तो IEPFA की तरफ से डेप्यूटी जनरल मैनेजर समीक्षा लांबा ने ये अग्रीमेंट साइन किया है, और दूसरी तरफ विशाल अग्रवाल जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है आपके कोटक महिंद्रा बैंक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ग्रांटेड इनकम टैक्स एग्जम्पशन स्टेटस टू द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। तो इनमें से कौन सी आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसने ग्रांट दिया है, किस चीज का ग्रांट दिया है, इनकम टैक्स एग्जम्पशन का। ठीक है, किसको, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को। तो इट इज योर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
ओके। नाउ नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो है ये आपका एलिजिबल हुआ है इनकम टैक्स एग्जेम्पशन के लिए अंडर विच सेक्शन 10 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है which organization released the World Social Report 2025, a new policy consensus to accelerate social progress। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसके द्वारा इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया है? तो आंसर इट इज UNDSA, यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, इसके द्वारा इसको रिलीज किया गया है। एंड ये को प्रोड्यूस की गई थी यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी ऑफ वर्ल्ड इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स रिसर्च अलॉन्ग विद जो डिवीजन फॉर इंक्लूसिव सोशल डेवलपमेंट है विच इज़ अ पार्ट ऑफ UNDSA, इन दोनों ने मिलकर इसे प्रोड्यूस किया था, ठीक है। अब इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि सिंस 1990 इनकम इनइक्वालिटी जो है वो आपकी बढ़ी है मोस्ट हाई इनकम कंट्रीज में एंड कुछ मिडिल इनकम कंट्रीज में, जिसमें चाइना और इंडिया इंक्लूडेड है आपके, ओके। Next is which two organizations collaborated to release the Energy Transition Readiness Assessment, that is ETRA, for Developing Asia and Pacific Report। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने कोलैबोरेशन में इस रिपोर्ट को रिलीज किया है? तो आंसर इज ADB एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? इट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा इसको रिलीज किया गया है, ठीक है। अब इस रिपोर्ट में क्या बोला है? इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट है इन द डेवलपिंग एशिया ये बढ़ी है 900% से फ्रॉम 2013 टिल 2023 एंड इट रीच टू दी $729.4 बिलियन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है चाइना डोमिनेट कर रहा है विद 90% ऑफ अ रीजनल क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट 2013 से 2023 की बीच यहाँ बात हो रही है। और इंडिया, कजाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम एंड फिलीपींस और पाकिस्तान, ये सब इन सब ने अचीव किया है मोर देन 75% रिन्यूएबल एनर्जी शेयर इन अ न्यू कैपेसिटी एडिशन इन द ईयर 2022, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है डेवलपिंग एशिया इज प्रोजेक्टेड कि ये आपका 2/3 ऑफ ग्लोबल एनर्जी ग्रोथ करेगा 2040 तक एंड इनको रिक्वायरमेंट है 1.4 ट्रिलियन US$ की एनुअली इन अ क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट अंटिल ईयर 2050, ताकि हमारा जो टारगेट है टू मीट नेट जीरो टारगेट वो हम अचीव कर पाए, ठीक है, क्लीन एनर्जी का। नेक्स्ट है ग्रीन बॉन्ड, सस्टेनेबल लिंक बॉन्ड्स एंड ट्रांजिशन लोन जो है ये भी आपके बड़े हैं $70 बिलियन के। इन दी 2020 ये थे और अब ये इंक्रीज होके कितना हो गए हैं 2022 में $295 बिलियन, ठीक है। 2020 में कितनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हुई थी? $70 बिलियन की इन्वेस्टमेंट थी, अभी इंक्रीज होके $295 बिलियन की हो गई है 2022 में, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या बोल रहा है? जो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, वर्ल्ड बैंक का जो पार्ट है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप का, एस्टिमेट दैट $23 बिलियन पर ईयर इन concessional funds is needed for India, ASEAN and other emerging market and developing economies। किस चीज के लिए? अनलॉक करने के लिए प्राइवेट कैपिटल को, ओके। ये सब चीजें यहाँ पे मेंशन की गई थी इस रिपोर्ट में। नेक्स्ट इज हु हैज बीन इलेक्टेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा। कनाडा के नए आपके प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? ये आपके हैं मार्क कार्नी जो लिबरल पार्टी से हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर बी। और इन्होंने रिप्लेस किसे किया है? जस्टिन ट्रूडो को। फाइन। मार्क कार्नी की बात करें तो ये आपके मतलब इन्होंने सर्व किया है गवर्नर बैंक ऑफ कनाडा में। ये पहले नॉन ब्रिटिश गवर्नर बने थे बैंक ऑफ इंग्लैंड के और इन्होंने सर्व किया है यूनाइटेड नेशन स्पेशल एनवॉय फॉर क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस इन द ईयर 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु लॉन्च द क्लाइमेट सेफ पैरामेट्रिक क्लाइमेट रिस्क इंश्योरेंस प्रोडक्ट इन इंडिया। तो इनमें से कौन सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी कंपनी है जिसने क्लाइमेट सेफ पैरामेट्रिक रिस्क इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो है उसको लॉन्च किया है? तो इट इज लॉन्च बाय दी बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस। किसने लॉन्च किया है? बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। नाउ जो प्रोडक्ट है इसे डिजाइन किया गया है क्विक फाइनेंशियल रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए ऐसे इंडिविजुअल्स को विच आर अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज, जिसमें आपका एक्सट्रीम हीट आ गया, कोल्ड वेव्स आ गया या फिर एक्सेसिव रेनफॉल आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा अप टू ₹6,000 पर वर्कर और इसमें भी कंडीशन क्या है कि इफ द डेली एयर क्वालिटी इंडेक्स एक्सीड 400 बियॉन्ड 2 स्ट्राइक,
ठीक है। स्ट्राइक का मतलब यहाँ पे क्या है कि जैसे 5 में से 3 दिन अगर हमारा जो AQI है, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो एक्सीड कर जाता है 400 को, ठीक है, तो ये एक स्ट्राइक हुआ और यहाँ पे बात हो रही है 2 स्ट्राइक की। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे कुछ अदर इंफॉर्मेशन की, जैसे रिसेंटली जो सुंदरा राजन पटाभिरमन जो है, इनका डेथ हुआ है और इन्होंने सर्व किया है एज अ फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ इंडियन आर्मी एंड आर्मी कमांडर ऑफ द लार्जेस्ट ऑपरेशनल कमांड विच इज योर वेस्टर्न कमांड, ठीक है। साथ में ही इन्होंने सर्व किया है वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फ्रॉम 2005 टिल 2006, ठीक है। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज नोट करनी है, 1 मई से आपका स्टार्ट होना था, मतलब आरबीआई ने यहाँ पे अनाउंसमेंट किया था इन मंथ ऑफ मार्च कि 1 मई से जो ATM फी है वो आपकी 2 रुपये बढ़ा दी जाएगी, ये 23 रुपीज 23 पर ट्रांजेक्शन हो जाएगा। एंड यहाँ पे जो इंटरचेंज फी है वो आपकी कितनी बड़ी है, ₹19 ये आपकी हो गई है, आपके ₹17 पहले थी, अब ये 19 हो गई है। और जो मतलब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए, और जो आपके नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उसके लिए कितनी फीस है, ₹7 है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे नेशनल और इंटरनेशनल डेज की, तो पहला आता है वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क, तो ये 28 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। पहला एडिशन 2003 में हमने ऑब्जर्व किया था, ठीक है। और इसको ऑब्जर्व कौन करता है, इस डे को आपका जो है ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, ठीक है। थीम क्या है इसकी, रेवोल्यूशनाइजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी, द रोल ऑफ AI एंड डिजिटलाइजेशन एट वर्क। ILO की बात करें तो इसके DG हैं गिलबर्ट फॉर्सन होंगबो, हेडक्वार्टर्स का जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और 1919 में स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे इंटरनेशनल डांस डे की, तो पहला ऑब्जर्व किया गया था 1982 में और अभी इसको ऑब्जर्व किया गया था 29 अप्रैल को, ठीक है। अब जो ऑब्जर्वेंस है वो प्रमोट की जाती है इंटरनेशनल डांस काउंसिल द्वारा एंड इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट द्वारा अलॉन्ग विद इन एसोसिएशन विद यूनेस्को। अब यहाँ पे डांस की बात हो रही है, तो इंडिया के क्लासिकल डांसेस कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ या कौन से राज्यों में परफॉर्म किए जाते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट बात करेंगे आयुष्मान भारत दिवस की, तो इसे 30 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। आयुष्मान भारत की बात कर रहे हैं तो आयुष्मान भारत स्कीम की बात कर लेते हैं, जिसको हमारा लॉन्च किया गया था यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लिए, मतलब जो हमारा मिशन है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का, उसको अचीव करने के लिए आयुष्मान भारत स्कीम हमारी लाई गई थी। और कब लॉन्च की गई थी आयुष्मान भारत स्कीम, ये आपकी लॉन्च की गई थी 2018 में, PM मोदी द्वारा लॉन्च की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल जैज डे, ये आपका ऑब्जर्व किया जाता है 30 अप्रैल को, पहला 2012 में ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट आ जाता है वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक, इसको अप्रैल का जो लास्ट वीक होता है ऑब्जर्व किया जाता है और इस बार 24 से 30 अप्रैल तक का जो हमारा वीक था उसमें ऑब्जर्व किया गया था। और थीम क्या रखी गई थी, इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल इन ह्यूमनली पॉसिबल, ओके। अब इस ओकेजन पे इंडिया में नेशनल जीरो मीसल्स रूबेला एलिमिनेशन कैंपेन आपका लॉन्च किया गया था 2025-26 का, ठीक है। किसने लॉन्च किया था, जगत प्रकाश नड्डा ने इसे लॉन्च किया था, एलिमिनेट करने के लिए मिसल्स एंड रूबेला इन इंडिया बाय 2026। तो ये याद रखना है कौन से ईयर तक एलिमिनेशन की बात की गई है, 2026 तक, ठीक है। अब इसके लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है वो भी चलाए गए हैं, 2 फ्री आपकी वैक्सीनेशन, यहाँ पे वैक्सीनेशन डोजेस जो हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी। पहली आपकी 9 to 12 मंथ में प्रोवाइड की जाएगी और दूसरा 16 to 24 मंथ में प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे क्या बोला गया है, पहली जो डोज है वैक्सीनेशन कवरेज स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो पहली डोज में कवर किए जाएंगे 93.7% और सेकेंड डोज में आपका 92.2% यहाँ पे कवरेज की जाएगी, ऐसा यहाँ पे मेंशन किया गया था, ठीक है। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कुछ सजेशन है आपके तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो या फिर हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, क्लियर है। तो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।